Hello students, how it's going on? I am fine. Lakshay Verma and today we are going to study sermon at Banaras. ये जो है चैप्टर फर्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट का. सॉरी, आई एम 11 सो आई फॉरगॉट दिस. ओके, तो ये कोई चैप्टर है. आज हम पढ़ेंगे इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. ये जो समरी नहीं है एक्चुअली. ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है पूरे चैप्टर की. मैंने हर चीज़ का जो आपको मीनिंग दिया है, पर अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करे. जो हमें बिफोर रीड आता है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो फाइनली शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. बिफोर यू रीड में लिखा हुआ था इन चीज़ों के मीनिंग, लेक्चर, टॉक्स और यहाँ पे सरमन. ये सब जो है, इनमें से सरमन मेरे पार्ट है हमारे चैप्टर के लिए. आप इन चीज़ों की मीनिंग देख सकते हैं. लेक्चर क्या होता है, जो हमारी टीचर बेसिकली हमको देती है एजुकेशनल, एकेडमिक और जो है इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है. टॉक्स क्या होते हैं, जो जनरल, इन्फॉर्मल और वारिस टॉपिक्स ये जो है हम बात करते हैं अपने दोस्तों से इन्फॉर्मल तरीके से. अरे तू कैसा भाई, तू कैसा है, क्या कर रहा है, ऐसे. तो ठीक है, सरमन क्या होता है, रिलीजियस, मोरल, फोकस, मोर फॉर्मल, इंस्ट्रक्टिव टोन. इंस्ट्रक्टिव टोन होती है इसमें, मतलब कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ऐसा करने चाहिए वैसा करना चाहिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए. मोर फॉर्मल मतलब कि फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, रिस्पेक्टफुल भाषा बेसिकली. और रिलीजियस और मोरल होता है, मतलब कि रिलीजन से रिलेटेड होता है. ठीक है, और मोरल मतलब मोरल तो आपको पता ही है ना, मोरल वैल्यूज़. गौतम बुद्धा, इनका जन्म हुआ था 563 BC में और ये इनकी डेथ हुई थी 483 BC में. इनका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है. ठीक है, इनका जो ओरिजिन नेम है वो है सिद्धार्थ गौतम. नॉर्थन इंडिया में ये बोर्न होते हैं, लुम्बिनी में. लुम्बिनी एक वहाँ की जगह है नेपाल की. ठीक है, ये जो BC है और ये जो है ना, मतलब उल्टा लिखा जाता है इसको, इसलिए 563 पहले आया और 483 बाद में आया. ठीक है, और ये जो है एक प्रिंस की तरह बोर्न होते, क्योंकि एक राजा के बेटे थे, एक रॉयल फैमिली में बोर्न होते. एट 12 मतलब 12 ईयर्स की एज में इनको जो है पढ़ने के लिए भेज दिया गया. क्या पढ़ने के लिए, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स को, मतलब कि हिंदू के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया. और 4 साल बाद ये जो है आए घर पे वापस. लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस एट 16, मतलब एक प्रिंसेस को इन्होंने मैरी किया 16 की एज में. ठीक है, और दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी. ठीक है, रॉयल्टी, बिफिटेड रॉयल्टी मतलब, बिफिटेड रॉयल्टी मतलब होता है सूटेबल लग्जरीज बीइंग अ प्रिंस. मतलब एक प्रिंस थे तो ये सब उनका सूट करता था, जो बेसिकली सारी रॉयल्टीज थी, लग्जरीज थी. उनका एक सन हुआ, वो 10 साल तक रहे इस रॉयल्टी में, पर 10 साल बाद क्या हुआ, हाँ सॉरी, और एट अबाउट एज ऑफ 25 की एज में प्रिंस वॉज नॉट अवेयर फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. बेसिकली वो अवेयर नहीं थे, क्योंकि 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 वो तो एक राजा थे, वो तो एक प्रिंस थे, तो उनको क्या पता दुख क्या होता है. वो तो हमेशा लग्जरीज में रहते, रॉयल्टी में रहते हैं, तो उनको इसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं थी कि दुख होता क्या है आगे. While he went out for hunting, he saw a sick man, an old man, and funeral, and a monk begging for alms. Alms क्या होते हैं, alms मतलब फूड, क्लोथ या फिर मनी, इनमें से किसी भी चीज़ की भीख मांगना. ठीक है, फनरल क्या होता है, स्टेप्स फॉलो टू रिस्पेक्ट अ पर्सन आफ्टर डेथ. मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से फनरल होता है. जैसे हिंदूज में जला दिया जाता है ना, फिर बाकी के स्टेप्स किए जाते हैं थोड़े बहुत. तो और जब वो एक बार हंटिंग के लिए निकले, जब वो लगभग 25 साल के थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, फिर उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने देखा एक ना, एक फनरल, मतलब कि अभी मैंने बताया आपको जो स्टेप होता है फॉलो किसी के मरने के बाद, और एक मॉन्क को देखा जो कि भीख मांग रहा था. इन सब चीज़ों, फूड, क्लोथ या मनी, कुछ भी हो सकता है. मतलब मॉन्क तो तीनों ही चीज़ के लिए मांगते हैं, भिक्षा के लिए. ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट ऑफ दो साइट, इन साइट का उन पे इफेक्ट किया हुआ गौतम बुद्धा जी पे. तो ये जो है, इन द सीन shaped him so hard that he left for his kingdom. He left his kingdom, wife, son and whole family and all the luxuries to seek the reason of sorrow and enlightenment. मतलब इसका इतना बड़ा रीज़न हुआ कि उन्होंने जो है अपन उनको इतना ज़्यादा हार्डली वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. उन्होंने अपना किंगडम छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया और अपने सन को छोड़ दिया, और अपनी सारी जो लग्जरी थी वो सब छोड़ दी, टू सीक द रीज़न ऑफ सोरो एंड एनलाइटनमेंट. क्या करने के लिए, वो उनको रीज़न ढूंढना था लाइफ में सोरो का, और एनलाइटनमेंट को हासिल करना था. एनलाइटनमेंट का पीस ऑफ माइंड, या फिर बोल सकते हैं आप ज्ञान, जिसकी तलाश में जो है मेडिटेशन करते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, साधु बाबा. He wandered for 7 years and finally got under a people tree. वो जो है 7 साल तक भटके, उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई उनकी, और फाइनली वो एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए.
ही वोट टू से ही विल सिट देयर अंटिल ही गेट्स एनलाइटनमेंट। मतलब वोट मतलब अपने आप से सेल्फ प्रॉमिस किया कि वो वहाँ तक जब तक बैठेंगे अंटिल ही गेट्स एनलाइटन, मतलब जब उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाती। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, मतलब 7 दिन बाद उनको एनलाइटनमेंट जो है वो मिल गई बैठने के। एट दिस पॉइंट ही बिकेम टू बी नोन एज बुद्धा। और इस बार सॉरी एक सेकेंड, द ट्री रोल पढ़ देते हैं। ट्री वॉज नेम्ड बोधि ट्री, मतलब जिस ट्री के वो नीचे वो बैठे थे उनका नाम रख दिया बोधि ट्री, क्योंकि इस ट्री के अंदर ही उनको अंडर ही उनको मिली वो विजडम मिली थी, तो उसको बोल बोधि ट्री मतलब ट्री ऑफ विजडम, ठीक है। एंड गौतम स्टार्टेड टू टीच हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स एंड आइडियाज, ठीक है। जो भी उनको हासिल हुआ था, जो भी उनको ज्ञान मिला था, वो अब लोगों को सिखाने लगे। एट दिस पॉइंट ही बिकेम टू बी नोन एज बुद्धा। पहले उनको गौतम बुद्धा नहीं बोला जाता था, पहले उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। जब से उनको ये एनलाइटनमेंट मिली और उनको ये ज्ञान मिला, पीस ऑफ माइंड मिला, तब से उनको बोलने लगे बुद्धा। द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा वाज एट बनारस। कहाँ पे था? बनारस। बनारस क्या है? आज के जगह, आज के टाइम पे बनारस बोलते, पहले बोलते थे बनेरस, ठीक है। तो बनारस मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन रिवर गंगेस। गंगेस मतलब गंगा बेसिकली, ठीक है। तो डिपिंग प्लेसेस मतलब टू स्विम, मतलब कि नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेसेस, वन मतलब वन ऑफ द पवित्र प्लेसेस है। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम अबाउट इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यहाँ पे जो है बनारस में उनका वो हुआ था ना सरमन फर्स्ट, तो ये उनसे रिलेट करती है ना, मतलब उनसे रिलेटेड है ये जगह। इंस्क्रूटेबल मतलब अनअवॉइडेबल काइंड ऑफ सफरिंग, मतलब यहाँ पे बात हो रही है डेथ की। सरमन, सरमन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कीसा गौतमी वादा वुमन विद ओनली सन। यहाँ पे एक वुमन का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। ये जो है एक ऐसी औरत थी जिसका एक ही बच्चा था और अनफॉर्चुनेटली जो है मर चुका है। एंड इन ग्रीफ शी कैरिड हिम सीकिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर हिम। मतलब अब जो क्या कर रही है, वो उसको गोदी में लेके जा रही है घर से घर, उससे मेडिसिन मांगने के लिए ताकि वो ठीक हो जाए। और शी मेट अ मैन, पर उससे पहले पीपल का रिस्पॉन्स देते हैं इस लाइन और इस लाइन के बीच में यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग कि शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, मतलब उसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, वो पागल हो चुकी है, बंदी हो चुकी है उसके दुख में, ठीक है। उसके बाद शी मेट अ मैन लेटर ऑन, मतलब बहुत देर बाद, मिलने के बाद सभी को घर पे घर, वो जो है चलते चलते एक आदमी से मिलती है और उससे पूछती है क्या कोई ऐसा है, क्या तुम मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो। उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, पर ही नो द फिजिशियन, मतलब उसका एक फिजिशियन बताया जो कि क्योर कर सकता है, उसके मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकता है। तो शी सेज प्रे टेल मी। प्रे मतलब यहाँ पे ओल्डर इंग्लिश में प्रे का मतलब होता था प्लीज, ठीक है। इन रिप्लाई ही सेज गो टू सक्यमुनि बुद्धा एंड क्राइड, मतलब वो जो है उसने कहा कि सक्यमुनि बुद्धा के पास जाओ, ठीक है। और जो औरत है वो चिल्ला के बोली उनके पास जाके, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन टू क्योर माई चाइल्ड। मतलब लॉर्ड एंड मास्टर यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। तो आप मुझे वो दवाई दीजिए जिससे कि मेरा मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाए, वो ठीक हो जाए। प्रे मतलब प्लीज़, हमने अभी पढ़ा। बुद्धा आस्क्ड फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। ये देख के जो वूमन थी, ये सुन के वूमन बहुत खुश हो गई कि उसको तो बस एक मुट्ठा भर के मस्टर्ड सीड लानी थी, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के। और फिर उसके बाद बुद्धा जी ने क्या बोला, प्लस यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला ही एडेड फ्रॉम सच अ होम वेयर नो फादर मदर सन एंड डॉटर हैड डाइड। मतलब जहाँ पे ना कोई पेरेंट, ना कोई बच्चा, ना कोई फ्रेंड मरा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी के दादा जिंदा होंगे तो उसके पापा मरे होंगे, अगर उसके भी पापा जिंदा होंगे तो उसके पापा तो मरे ही होंगे ऑब्वियसली, इतना लंबा कोई जीता नहीं है। रिस्पॉन्सेज देखो, शी सीक्ड फॉर एवरी होम इन होप ऑफ सच अ होम वेयर नो वन हैड डाइड। उसने जो है हर घर को छाना ऐसी तलाश में कि ऐसा घर तो होगा ही जहाँ पे कोई ना मरा हो, किसी का बेटा बच्चा फ्रेंड ना मरा हो। वो उसने हर घर को छाना ऐसे घर की तलाश में जहाँ पे कोई भी मतलब मरा ना हो, ठीक है। पर वो ऐसा क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अभी अब मैंने आपको समझाया था। एज शी सैट ऑन द pathway side staring the light, staring at lights flickering and extinguishing। तो यहाँ पर जो है
वो पाथवे मतलब जो रास्ता होता है जाने का, कच्चा रास्ता, उसके साइड में बैठी, और वो जो है स्ट्रीट लाइट जो होती है हमारे मॉडर्न ज़माने में पहले ऐसे होती थी, वहाँ पर जो है फ्यूल जलाया जाता था उनमें, ठीक है। उन लाइट पे जो है वो घूर रही थी, उनको देख रही थी फ्लिकर करते हुए और बुझते हुए, ठीक है। लाइट जो है बार बार चल रही थी, बुझ रही थी, ऐसे उनको देख रही थी। और कुछ जो है बुझ चुकी थी, ठीक है, फिर वो नहीं चल रही थी। Realize the fate of life, that it's a life which flickers, life the light like the light till we are born। मतलब कि वो जो है अब इसको रियलाइज हो गया फेट ऑफ लाइफ मतलब ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट इट्स अ लाइफ विच फ्लिकर्स मतलब हमारी जो ज़िंदगी है ह्यूमन्स की वो ऐसी लाइफ है जो कि हमेशा बुझती जलती रहती है, और उसका कोई भरोसा नहीं है कब वो बंद हो जाए, कब वो बुझ जाए। लाइक द लाइट टिल वी आर बॉर्न मतलब उसी लाइट के जैसे जब से हम पैदा होते हैं हमारी लाइफ फ्लिकर करने लग जाती है, फिर हमें नहीं पता कब हो जाए दुर्घटना, 5 सेकंड बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद, कभी भी हमारी लाइट जो है लाइफ की बुझ सकती है। और तब वो रियलाइज़ करती है कि दैट इज़ कॉमन टू ऑल, ठीक है। जब वो घर घर जाती है उसको जो रिस्पॉन्स मिलता है तब उसे पता चलता है कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कोई मरा ना हो, मतलब दैट सबके लिए कॉमन है। यस इन द वैली ऑफ आइसोलेशन देयर इज अ पैथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी। मतलब अभी भी जो ये वैली ऑफ आइसोलेशन है, मतलब ये जो दुख भरा उसके आसपास जो एरिया है उसके अंदर जो ये दुख है माइंड में, ये जो एरिया है दुख का, वहाँ पे भी एक ऐसा रास्ता है कि जो जो भी मरा है उसको इमॉर्टेलिटी मतलब अमर बना सकता है। हु हैज़ सरेंडर और सेल्फिशनेस मतलब कि जिसने भी अपनी सारी सेल्फिशनेस और ग्रीड को त्याग दिया है। यहाँ पे मैंने आपको इसका मीनिंग दिया है, द वे टू इमॉर्टेलिटी इज़ टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड फेट ऑफ लाइफ मतलब कि इमॉर्टेलिटी जो अमर बनने का एक ही रास्ता है कि हमें अपना लाइफ का ट्रूथ को और फेट को, किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और बट टू सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस एंड ग्रीड और अपनी सारी की सारी जो भी सेल्फिशनेस है, जो भी हम बस अपने आप सोचते हैं वो सारे, और अपने जो लालच हैं ग्रीड है वो सारे त्याग देने चाहिए। वैल्यू ऑफ आइसोलेशन मतलब एन एरिया फिल्ड विद डीप सॉरो, ठीक है। What does Kissa got me? Asked people for is her son dead? What were the reaction of people he visited? तो पीस वो कीसा बहुत मी पीसा बहुत मी सॉरी कीसा बहुत मी किसके लिए आस करती है, लोग वो आस करती है कि जो वो है मैं एक ऐसी मेडिसिन दे दो उसको कि जिससे कि उसका मरा हुआ चाइल्ड ठीक हो जाए, पे लिखा है शी आस्क पीपल फॉर अ मेडिसिन विच वुड क्योर हिज डेड चाइल्ड सिंस इट्स नॉट पॉसिबल मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीपल सेड टू हिम शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस मतलब सबको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो मर जाता है वो वापस नहीं आता, तो लोगों से पागल समझते हैं, उससे बोलते हैं कि इसका दिमाग घूम चुका है, इसके दिमाग के अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं। सेल्फिश मीनिंग, सेल्फिश का मतलब होता है थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ मतलब अपने बारे में सोच रहा है डिसरिगार्डिंग अदर्स, दूसरों के बारे में ना सोचना, को भाड़ में जाने दो। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ जस्टिफाई, तो यहाँ पर वो अपने आप से बोलती है और इसका मतलब बताओ हमें, वो क्वेश्चन है, ठीक है। गीता गौतमी said this to herself. Then, when she realized that death is common to all, she was thinking of herself only that time, overwhelmed with tears। मतलब उसने गीता गौतमी ने अपने आप से कहा था जब उसे रियलाइज़ हुआ था कि डेथ हो जो है ना वो सबके लिए कॉमन है, ऐसा कोई नहीं है जो डेथ से बच सके। शी वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हरसेल्फ दैट टाइम मतलब वो बस अपने बारे में सोच रही थी कि किसी तरीके से अपने दुख को कम करने के लिए वो अपने बेटे को ज़िंदा कर सके, और पूरी दुनिया का दुख वो भूल चुकी थी, किसी से उसको कोई भी परवाह नहीं थी, ठीक है। और ओवरवेलम विथ टीयर्स, ओवरवेलम मतलब इमोशनल, इमोशनल हो गई थी, उसके आंसू आ रहे थे। शी वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट हिज सन्स डेथ, ठीक है, हर सन्स डेथ, ये कह रहा हूँ मैं सॉरी, वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका जो सन है वो मर चुका है, ठीक है। तब बुद्धा सेड, फिर बाद जब वो वापस आई, ठीक है। द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विथ पेन मतलब जो भी मोर्टल्स है, मोर्टल्स मतलब दो हु बाउंड टू डेथ मतलब जिनको एक दिन मरना ही है, जो धरती पे पैदा हुए आपको पता होगा उन्हें एक ना एक दिन मरना है, कोई भी अमर नहीं बन सकता, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, ट्रबल्ड मतलब उससे कठिनाइयों से भरी है, ठीक है। ब्रीफ मतलब दुख से भरी है, और कंबाइंड विथ पेन मतलब इनमें दर्द भी कंबाइंड है, सबसे कंबाइंड होकर बनी है मॉर्टल्स की लाइफ। यहाँ पे मैंने सॉरी एक सेकेंड, फॉर देयर ain't any means by which those that have been born can avoid dying।
यहाँ पे एंट का मतलब, सॉरी मैंने स्लैंग यूज़ कर लिया था गलती से, एंट का मतलब आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट। ये जो है जो लिसनर है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस लाइन को इंटरप्रेट करेगा, और उस हिसाब से वो कोई भी इसमें से लगा सकता है मीनिंग में से, ठीक है। यहाँ पर इज़ नॉट है, फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न, मतलब कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो कि पैदा हुए हैं वो जो है कैन अवॉइड डाइंग, मतलब मरने से बच सकें, उसको अवॉइड कर सके डेथ को। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर डेथ, मतलब कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं एक पार्टिकुलर एज को रीच कर सकते हैं पर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है डेथ होती है। और सच नेचर आर लिविंग बींग्स, मतलब इसी नेचर की लिविंग बींग्स है, इसी तरीके से लिविंग बींग्स जो है बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। एग्जाम्पल यहाँ पे 95% 99% चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उन्होंने गौतम बुद्ध ने 3 एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, राइप फ्रूट, अर्थन वेसल और ऑक्स टू स्लॉटर। इसको मॉर्टल से कंपेयर किया, मतलब कि हम जो लिविंग बीइंग है उनसे कंपेयर किया उनकी लाइफ से। राइप फ्रूट का देखते हैं पहले। उन्होंने बोला कि मॉर्टल्स आर लाइक राइप फ्रूट्स, मतलब मॉर्टल जो है वो राइप फ्रूट्स के जैसे हैं, ठीक है। व्हेन द फ्रूट्स बिकम राइप दे आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, मतलब कि जब भी जो फ्रूट हैं वो पक जाते हैं, राइप मतलब पकना, वो हमेशा एक डेंजर में होते हैं। किस चीज़ के डेंजर में? गिरने के डेंजर में। सो आर द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स व्हेन दे ग्रो अप ओल्डर एंड ओल्डर, मतलब जब जो है मॉर्टल्स वो ओल्डर एंड ओल्डर ग्रो करते हैं वो हमेशा इसी डेंजर में होते हैं कि कहीं वो उनकी डेथ ना आ जाए। कोई भी रीज़न हो सकता है, यू नेवर नो, ओके। मोर्टल्स, हाँ अब अर्थन वेसल का देखते हैं। मोर्टल्स आर लाइक अर्थन वेसल्स मेड बाय वाटर एज दे ऑल एंड इन बीइंग ब्रोकन। यहाँ पे बहुत गहरी बात कही है उन्होंने कि जो मोर्टल हैं उनकी लाइफ अर्थन वेसल की तरह है, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना कुम्हार, उनके जैसी। क्योंकि हर एक मिट्टी का बर्तन जो है वो टूट कर ही एंड होता है उसका, ठीक है। ये सारे अंत में टूट ही जाते हैं। सो आर मोर्टल्स, मतलब ऐसे ही कुछ हैं हम जीव जंतु। यंग और एडल्ट कोई मैटर नहीं, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, फूल्स और वाइस कोई मैटर नहीं, चाहे चालाक हो या चाहे फिर पागल कोई। एवरी वन फॉल्स इन टू द पावर ऑफ डेथ, हर किसी को एक न एक दिन मरना ही है। ये पावर जो डेथ की है ये सबसे बड़ी है, ठीक है। ऑक्स टू स्लॉटर एज द relatives watch the mortals deeply while funeral one by one. Those all are carried to death uh, like ox to slaughter. थोड़ी गंदी राइटिंग है, सॉरी, अगली बार मैं इम्प्रूव कर लूँगा, आई प्रॉमिस, ओके। एज द रिलेटिव वॉच द मोटल्स डीपली होल फनरल, मतलब जो वो हैं रिलेटिव दुख भरे इस माहौल में अपने रिलेटिव को, मतलब जो फनरल मैंने आपको बताया था उसकी अंतिम संस्कार होते देखते हैं। और फिर वो जाता है जो मरा है, फिर ठीक है कोई और रिलेटिव जाता है, फिर उसके रिलेटिव उसको देखते हैं। फिर उनमें से जैसे 4 रिलेटिव में पहले, फिर एक जाएगा 3 हो जाएंगे, फिर दो दूसरा जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे, है ना, फिर लास्ट में एक बचेगा। ऐसे एक एक करते करते, मतलब यहाँ पे हमको ये समझाया जा रहा है कि सबको एक दिन जाना ही है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। और इसको कंपेयर किया है लाइक एन ऑक्स टू स्लॉटर। अब यहाँ पे ऑक्स का मतलब समझते हैं। ऑक्स मतलब जिसको काटने के लिए जाया जाता है जानवर को, मुर्गा भैंस बकरी, ठीक है। और स्लॉटर मतलब ऐसा कमरा जहाँ पे इनको काटा जाता है। जैसे कि हम ऑक्स को स्लॉटर में ले जाते हैं काटने के लिए, ऐसे ही एक ना एक दिन सबको जाना ही है डेथ की पावर में। तो लेमेंटेशन का मतलब समझते हैं। लेमेंटेशन मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। एफ्लिक्टेड मतलब एफेक्टेड विद सफरिंग इस चैप्टर में। पेन और डिसीज मतलब इन चीज़ों से जो पर्सन अफेक्ट हुआ है, ठीक है। दोज हु ओवरकम बाय डेथ, मतलब जो भी इस डेथ से, मतलब डेथ को कॉन्कर कर लेते हैं, इससे जीत हासिल कर लेते हैं, वो लाइफ से डिपार्ट हो जाते हैं और वो फिर से जन्म नहीं देते धरती पर, ठीक है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ये किसने कहा था? गौतम बुद्धा जी ने कहा था कि ना ही रोने धोने से, है ना, वीपना, वीपिंग मतलब ऐसे जब हम चुपचाप इस स्लो नॉइस में जब रोते हैं, नॉइस करे बिना, ठीक है, और आंसू पहुँचना, ठीक है। नॉट फ्रॉम गिविंग मतलब किसी का दुख बनाना। ऐसा कुछ भी करने से हमारा जो है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं मिलने वाली है। इसकी जगह ऑन कॉन्ट्रेरी दिस पेन विल बी ग्रेटर, मतलब इसका जो दुख है, इसका जो दर्द है वो और बढ़ जाएगा, और उसकी जो बॉडी है जो रो रहा है उसकी बॉडी सफ़र करेगी, मतलब झेलेगी। क्या झेलेगी? दुख, है ना, वीकनेस, ये सब झेलेगी। देयर इज नो एक्चुअल, यहाँ पे इसको जस्टिफाई करा है, ठीक है। देयर इज नो एक्चुअल रीज़न फॉर क्राइंग और वीपिंग अपॉन सॉरो, मतलब यहाँ पे कोई एक्चुअल रीज़न नहीं है रोने धोने का, ये बस एक ह्यूमन नेचर है, इस ये इट्स नेचुरल, ओके। बट डूइंग इट वुड मेक वन टू सफ़र, मतलब ऐसा करने से जो भी रो रहा है उसको उसकी बॉडी को सफ़र करना पड़ेगा,
वो फेल हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जो वाइज है मतलब कि जो जिसको पता है लाइफ का वो, ठीक है, लाइफ का ट्रूथ, वो कभी नहीं रोएगा। वाइज वुड नेवर ग्रीव, नहीं कभी दुख मनाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो है उन्होंने गौतम बुद्ध ने बताया है, ठीक है, ही हु सीक्स कि कैसे किसी को अगर पीस चाहिए तो वो कैसे पीस को हासिल करे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ दुख, उसको अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। एरो का मतलब यहाँ पे वो एरिया जो हमारे दिमाग में है, ठीक है। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, ये एरिया को यहाँ पे एरो की फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। एंड कंप्लेंट, जो भी हम कंप्लेंट करते हैं लाइफ के बारे में, और ग्रीफ मतलब कि दुख, ग्रीफ मतलब दुख, ठीक है। जिसको ही हु सीक्स पीस मतलब जिसको भी पीस चाहिए, वो पीस की तलाश में है, उसको ये सब अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम composed with he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। मतलब जिसने एरो निकाल लिया, ठीक है, और जो मतलब इन सब चीज़ों पे कॉन्कर कर चुका है, वो ऑब्टेन करेगा पीस ऑफ माइंड, मन की शांति उसको ही मिलेगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। मतलब जिसने भी इस सॉरो से, इस दुख से जीत हासिल कर ली, वो सॉरो से फ्री हो जाएगा, ठीक है। एंड बी ब्लेस्ड। व्हेन हर सन डाइज कीसा गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। जब उसका बेटा, ये क्वेश्चन आंसर पे आ गए हम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पहले जो कराए थे वो एक्सट्रैक्ट में से निकालते मैंने चैप्टर के। व्हेन अ सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। तो हम कहाँ पे थे, हाँ हम थे यहाँ पे एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसका आंसर दे देते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो वो जो घर से घर जाती है, क्या मांगते हो, एक मेडिसिन मांगते हो एक, ठीक है, ऊपर वाली लाइनें कट हुई पड़ी है, ठीक है, जो ब्लू पेन से लिखी है। शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, किसके लिए, एक मेडिसिन के लिए। विच वुड क्योर हर डेड सन, मतलब कि जो कि उसके मरे हुए बच्चे को ठीक कर देगी, उसको जिंदा कर देगी, है ना। और उसको ब्रिंग हिम बैक टू द मोर्टल वर्ल्ड, मतलब उसको जीव जंतु जो है हमें हमारे जीवन में वापस ले आएगी, ठीक है, क्योंकि अब तो वो मर चुका है, अब तो उसकी आत्मा किसी और वर्ल्ड में होगी, ठीक है। शी कुड नॉट गेट इट, देयर्स नाउ वे टू अवॉइड, देयर्स नो वे टू अवॉइड और क्योर और रिटर्न अ पर्सन बैक फ्रॉम डेथ। मतलब शी कुडंट गेट इट, मतलब वो इसको नहीं पा पाई, एज मतलब क्योंकि यहाँ ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि अवॉइड करा जा सके, या फिर क्योर, या मतलब कि ठीक करा जा सके किसी मरे पर्सन को, या फिर रिटर्न अ पर्सन बैक फ्रॉम डेथ, या फिर जो मरा हुआ है उसको वापस लाया जा सके डेथ से। Why she failed to understand first time but understood second time? Does she get it? Why not? ये क्वेश्चन वैसे कराने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था, क्योंकि सेकंड टाइम कैसे समझ गई थी ये आपको पता होगा। फर्स्ट टाइम वो जो अंधी हो चुकी थी उसके बेटे के दुख में, ठीक है। फॉर हर होल वर्ल्ड, मतलब उसके पूरा वर्ल्ड जो है ब्लैंक्ड आउट, सब जो है ख़त्म हो चुका था। उसके लिए बस उसको सामने क्या दिख रहा था, अपना मरा हुआ बच्चा, बस उसे किसी तरीके से उसको वापस लाना था। शी वॉज ब्लाइंडेड इन ग्रीफ एंड सॉरो, वो जो है अंधी हो चुकी थी उसके दुख में और ये मतलब सॉरो में, ठीक है। द शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, उसके पास कुछ और, वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो जो है इस फैक्ट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई कि वो जो है किसी, डेथ जो है कॉमन है सबके लिए, ये फैक्ट को। बट वेयर इन द सेकेंड टाइम, पर जो सेकेंड टाइम है जब क्या हुआ देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। बट वेन इन द सेकेंड टाइम, ठीक है, सी केम टू बुद्धा सीकिंग हेल्प। किसने भेजा था बुद्धा के पास, एक मैन को मिली थी। जब उसका बेटा मरा था वो घर पर अगर जा रही थी ना ऐसी मेडिसिन मांगने के लिए जो कि ठीक कर देगा, पर उसके बाद उसको नहीं मिला, तो वो जो है ऐसी कहीं और जा रही होगी, रास्ते में उसको एक मैन मिला, उससे उससे पूछा, ठीक है, कि क्या तुम्हारे पास ऐसी चीज़ है जिससे मेरा सन ठीक हो सके। तो उसने बोला कि मेरे पास तो नहीं है, पर मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कि ठीक कर पाएगा। तो फिर उन्होंने बोला सक्यमुनि बुद्धा बुद्धा के पास जाओ, और उन्होंने उसको उनको जो कीसा गौतमी है उनको मस्टर्ड फुल सीड लाने के लिए बोला था, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि क्लेवर एक्ट था उनका, ठीक है। पर वेयर इन द सेकेंड टाइम अब पढ़ते हैं, ठीक है, उनके बारे में। शी केम टू बुद्धा सीकिंग हेल्प, वो जो है बुद्धा के पास गई हेल्प लेने के लिए। ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड, मतलब बुद्धा ने कहा कि एक तुम एक काम करो, तुम क्या करो ना, एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड की, सरसों की बीज ले आओ,
फिर मैं तुम्हारा बेटा ठीक कर दूंगा। पर उन्होंने उसमें ऐड किया, बाद में बोला कि फ्रॉम सच अ होम वेयर नो पेरेंट सन डॉटर एंड फ्रेंड हैड डाइड, मतलब ऐसे घर से होनी चाहिए जहाँ पे ना कोई बेटा मरा हो, ना कोई वो पिता मरा हो, ना कोई भी मरा हो, ठीक है। एक्चुअली दिस वाज द क्लेवर, मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के घर में कोई मरा ना हो। तुम्हारे दादा हैं तो उनके पापा मरे होंगे, है ना, अगर उनके परदादा भी जिंदा है तो उनके वो मरे होंगे, ठीक है, ऐसा समझ रहे हो ना तुम। एक्चुअली दिस वाज अ क्लेवर ट्रिक टू मेक हर अंडरस्टैंड बाय हरसेल्फ दैट इज कॉमन टू ऑल, ठीक है। ये एक क्लेवर ट्रिक थी उसको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है। तो जब वो घर बार गई तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिले, उन्होंने लोगों ने बोला एलास द डेड आर मैनी बट द अलाइव आर फ्यू, ठीक है, मतलब मरे तो बहुत हैं, जिंदा बहुत कम है, और हमें अब उन दुख भरे पलों का याद मत दिलाओ जब वो लोग मरे थे, तो ऐसा लोगों ने बोला। तो उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि हर घर में कोई ना कोई मरा ही है, मतलब डेथ सबके लिए कॉमन है, किसी को नहीं छोड़ती। तो तब उसका ये फैक्ट रियलाइज़ हुआ। तो ये ट्रिक थी बुद्धा जी की। वो चाहते थे कि वो ना उसको ऐसे ना समझाए, वो अपने आप ही समझ जाए। और उन्होंने पहले तो उनको एक होप दी कि वो उनके चाइल्ड को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ऐसे रिजेक्ट ना करे उनकी बात को कि मैं तो नहीं ला रही, ठीक है, अगर वो उनको ऐसे बोलते तो बिना होप दिए। हाउ डू यू रियली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री विद कीसा दैट शी वॉज बींग सेल्फिश विद हर ग्रीफ। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रेडी होती है, ठीक है, कि कीता जो है उसने अपने आप को बोला था ना, हाउ सेल्फिश आई वाज इन माई ग्रीफ, जब उसका बेटा मर गया था और जब उसका अंडरस्टैंड हुआ था कि डेथ सबके लिए कॉमन है, तो उसने ही बोला था। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है कि क्या सेल्फिश यूज़ करना यहाँ पे सही टर्म है या फिर सेल्फिश नहीं थी वो अपने आप को जो बोल रही थी। तो यहाँ पर मैंने येस में आंसर दिया, आप नो में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है, तो सब कर दें, ठीक है। तो मैंने येस में आंसर दिया, ये देख लेते हैं पहले। सेल्फिशनेस इज देन वन थिंग्स ऑफ इज ओन, मतलब पहले आपको सेल्फिशनेस का मीनिंग वो करना है, ठीक है। तो सेल्फिशनेस कब होती है, ये जब ही होती है जब एक बंदा, एक पर्सन अपने बारे में सोचता है और डिसरिगार्डिंग अदर्स, अपने ओन बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है और सबके बारे में भूल जाता है। तीसरा वॉज ब्लाइंडेड इन ग्रीफ, मतलब वो जो अंध हो चुकी थी अपने बेटे के दुख में, और वो आप बस अपने भरे जो बच्चे हैं, मरा हुआ जो बच्चा है उसके बारे में सोच रही थी कैसे उसको वापस ला जाए, और पूरी दुनिया के बाद दुनिया की उसको कोई परवाह नहीं थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि सबको डेथ आती है, ठीक है। शी हैड नो वन इन हर माइंड, उसके मन में अभी कोई भी नहीं था, बस उसका सन था उस टाइम पे। इन दिस ब्लाइंडनेस, इस अंधेपन में उसके दुख के, वो जो है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि डेथ जो है सब कॉमन है मोर्टल्स के लिए, मतलब बताए मोर्टल्स का मतलब, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, साइनिंग ऑफ लक्ष्य वर्मा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ड्रॉप करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई फॉल्ट लगा, कोई दिक्कत लगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे शेयर करना, एंड आई विल ट्राई टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल। साइनिंग ऑफ अगेन, लक्ष्य वर्मा, गुड बाय।